हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 25। इससे पहले सिलेक्शन बैच 24 हो चुकी है। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख ले। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स के कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो पूछा था द विक्टोरियन एरा इज ऑफन रिफर टू एज द, मतलब विक्टोरियन एरा को किस नाम से रिफर किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज ऑफ द नॉवेल। द विक्टोरियन एरा इज ऑफन रिफर टू एज द एज ऑफ नॉवेल। विक्टोरियन एरा को एज ऑफ नॉवेल्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस एज में नॉवेल ज़्यादा लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 481। पेंटिसोक्रेसी वॉज अ यूटोपियन प्लान फॉर एन इगैलिटेरियन कम्युनिटी क्रिएटेड बाई। किसके द्वारा क्रिएट किया गया था पेंटिसोक्रेसी, जो कि एक यूटोपियन प्लान था। ऑप्शन ए सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे। ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट सदे। ऑप्शन सी सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 481 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पेंटेसोक्रेसी ये यूटोपियन प्लान है, ये क्रेडिट किया गया था सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे के द्वारा। पेंटेसोक्रेसी वॉज अ यूटोपियन प्लान फॉर एन इगैलिटेरियन कम्युनिटी क्रिएटेड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे इन 1794। क्वेश्चन नंबर 482। यूटोपिया बाय सर थॉमस मोर was originally written in Latin in 1516. The book was translated into English in। यूटोपिया जो थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, ओरिजिनली ये लिखाया गया था लैटिन में 1516 में। इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। अब आपको बताना है कि किस ईयर में इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ऑप्शन ए में 1550, ऑप्शन बी 1551, ऑप्शन सी 1552 या ऑप्शन डी नन। 1550, 1551 या 1552। क्वेश्चन नंबर 482 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1551। यूटोपिया सर थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया एक वर्क है जो लैटिन में लिखा था 1516 में, और उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1551 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1551 में राफे रॉबिन्सन के द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था यूटोपिया को। यूटोपिया बाई सर थॉमस मोर वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई राफ रॉबिन्सन। जो राफे रॉबिन्सन है, इनके द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1551 में, और गिलबर्ट बर्नेट इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1684 में। तो ये दो पर्सन हैं जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था यूटोपिया को। राफे रॉबिन्सन ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1551 में, और गिलबर्ट बर्नेट ने ट्रांसलेट किया था 1684 में। क्वेश्चन नंबर 483। एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली इवन दे वर हैप्पी। कॉमन इरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में इरर है। एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली इवन दे वर हैवी। एलेक्स ने उठा लिए थे बॉक्सेस को पूरी तरह से आसानी से। देवर हैवी मतलब वो इतने भारी थे, उसके बावजूद भी एलेक्स ने उठा लिए थे पूरी तरह से बॉक्सेस को। क्वेश्चन नंबर 483 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो इवन इफ या इवन दो, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन का यूज होगा ना कि इवन एडवर्ब का। इवन इफ, इवन दो इसका मतलब होता है इसके बावजूद की, और इवन का मतलब होता है यहाँ तक की। तो यहाँ पे एडवर्ब की नीड नहीं है, यहाँ पे नीड है कंजंक्शन की, यानी या तो आप इवन इफ यूज करिए या इवन दो। मतलब अलेक्स ने उठा लिए थे बॉक्सेस को पूरी तरह से आसानी से, इसके बावजूद कि देवर हैवी, मतलब बॉक्सेस भारी थे उसके बावजूद भी अलेक्स ने आसानी से उठा लिए थे बॉक्सेस को। तो यहाँ पे कंजंक्शन का यूज होगा ना कि एडवर्ब का।
क्वेश्चन नंबर 484, A doctrine of love, together with an elaborate code governing the relations between aristocratic lovers, which was widely represented in the lyric poems and chivalric romances of Western Europe during the Middle Age। किसकी बात हो रही है? डेकोरम की, हीरोइक ट्रेजिडी की, कोर्टली लव या हार्टली लव? मतलब एक डॉक्ट्रिन ऑफ लव है, मतलब प्रेम का सिद्धांत है, टुगेदर विद एन इलेबोरेट कोड गवर्निंग द रिलेशंस बिटवीन अरिस्टोक्रेटिक लवर्स। जो अरिस्टोक्रेटिक लवर्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको नियंत्रित करने की एक इलेबोरेट कोड है, विच वॉज वाइडली रिप्रेजेंटेड इन द लिरिक्स पोएम्स एंड किवलरिक रोमांसेस ऑफ वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एज। मतलब मिडिल एज के दौरान वेस्टर्न यूरोप की ये केवलरिक रोमांस या लिरिक पोएम्स को रिप्रेजेंट करती है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कोर्टली लव की, हीरोइक ट्रेजिडी की, डेकोरम की या हार्टली लव की? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोर्टली लव की बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। कोर्टली लव इज अ लिटरेरी एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ लव दैट वाज पॉपुलर इन मिडिवल यूरोप। जो कोर्टली लव होता है ये लिटरेरी या कल्चरल कॉन्सेप्ट है लव का, पॉपुलर है इन मिडिवल यूरोप में। एग्जाम्पल्स देखिए, पेट्रार्क सोनेट्स टू लॉरा। जो पेट्रार्क की सोनेट्स हैं इनकी एक बिलव्ड थी लॉरा, उनको डेडिकेटेड करके उन्होंने लिखी है। दांते डिवाइन कॉमेडी, दांते की डिवाइन कॉमेडी है। मोटे ऑर्थर बाई थॉमस मेलोरी, मोटेड की ऑर्थर की थॉमस मेलोरी है। ये एग्जाम्पल्स है कोर्टली लव की। कोर्टली लव आल्सो कॉल्ड रिफाइंड लव। तो कोर्टली लव है उनको रिफाइंड लव के नाम से भी जानते हैं। रिफर टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू अनमैरिड पीपल इन मिडिवल टाइम्स। तो मिडिवल टाइम्स में अनमैरिड लोग होते थे, उनकी रिलेशनशिप है कोर्टली लव। दोस्त लव रिलेशनशिप वर नॉट फिजिकल, मतलब जो रिलेशनशिप रहती है ये फिजिकल नहीं रहती है, बट फेस्ड ऑन द फ्लर्टिंग, डांसिंग एंड किवलरस एफर्ट्स ऑफ नाइट्स एंड अदर नोबल यंग मैन टू कैरी फेवर फ्रॉम लेडीज एट कोर्ट। मतलब कोर्ट में महिलाओं को खुश करने के लिए जो नाइट सूरवीर है और अदर नोबल यंग मैन है उनका प्रयास है ये प्रयास महिलाओं को खुश करने के लिए फ्लर्ट करते हैं, डांसिंग करते हैं और किवलरिक्स एफर्ट्स लगाते हैं। इस पर ये बेस रहती है कोर्टली लव। तो कोर्टली लव की जो थीम होती है इसमें फिजिकल लव नहीं होता है, इसमें जो ये बेस होते हैं फ्लर्ट पर, डांसिंग पर और किवलरिस इफर्ट्स पर, जो नाइट्स के प्रयास होते हैं उस पर, महिलाओं को खुश करने के लिए कोर्ट में। इसको कहते हैं कोर्टली लव। क्वेश्चन नंबर 485, ऑफ एजुकेशन इज अ बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा ये लिखा गया ऑफ एजुकेशन है, ये है क्या? सोनेट है, पोयम है, ट्रीटाइज है या नन है? क्वेश्चन नंबर 485 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा था ऑफ एजुकेशन, ये एक ट्रीटाइज है। ऑफ एजुकेशन इज अ ट्रीटाइज बाय जॉन मिल्टन। एक्सप्लेनेशन देखिए, इट इज़ अ प्रोज ट्रीटाइज रिटन बाय जॉन मिल्टन। जो ऑफ एजुकेशन है ये एक प्रोज ट्रीटाइज है। ऑफ एजुकेशन इज अ पम्फलेट लेटर बाय जॉन मिल्टन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1644। इट इज आल्सो नोन एज ट्रैक्टेट ऑन एजुकेशन। 1644 में इसको पब्लिश करवाया गया था और इसको ट्रैक्टेट ऑन एजुकेशन के नाम पे से भी जानते हैं। ऑफ एजुकेशन इज अ ट्रीटाइज दैट एक्सप्रेसेस मिल्टन्स व्यूज ऑन एजुकेशन रिफॉर्म। ये ऑफ एजुकेशन एक ट्रीटाइज है, इसमें एक्सप्रेस किया है मिल्टन ने अपने व्यूज़ को जो कि इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म पर दिए हैं। इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम सैमुअल हार्टलिप। सैमुअल हार्टलिप के रिक्वेस्ट पर इन्होंने ऑफ एजुकेशन लिखा है, उनके ही रिस्पॉन्स पर। सैमुअल हार्टलिप जो कि एक प्यूरिटन एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। तो सैमुअल हार्टलिप ये नाम याद रखिएगा, इनके ही रिस्पॉन्स पर, इनके ही रिक्वेस्ट पर इन्होंने लिखा है ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 486,
finds tongues in trees, books in the running brooks। ये लाइन विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स या नन? क्वेश्चन नंबर 486 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एज यू लाइक इट से ये लाइन ली गई है, फाइंड्स टंग्स इन ट्रीज, बुक्स इन द रनिंग ब्रुक्स। फुल कोट, जो फुल लाइन है, फुल कोट है वो है, एंड दिस अवर लाइफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम पब्लिक हॉन्ट, फाइंड्स टंग्स इन ट्रीज, बुक्स इन द रनिंग ब्रुक्स, sermons in stones and good in everything in act फर्स्ट सीन सेकंड से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 487, हु कॉइन्ड द टर्म लेक पोएट्स? जॉन कीट्स, फ्रांसिस जेफरी, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ। लेक पोएट टर्म है, ये कॉइन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 487 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस जेफरी। फ्रांसिस जेफरी या कैटिक कॉइन्ड द टर्म लेक पोएट्स। फ्रांसिस जेफरी ने कॉइन किया था लेक पोएट टर्म को। ये डिस्क्राइब करता है, ये जो लेक पोएट टर्म है, ये डिस्क्राइब करता है विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलिंज और रॉबर्ट सदे। मतलब लेक पोएट्स में ये 3 राइटर हैं, वर्ड्सवर्थ है, कॉलिंज है और सदे है। जेफरी फर्स्ट यूज द टर्म इन एडिनबर्ग रिव्यू इन अगस्त 1817। 1817 में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था एडिनबर्ग रिव्यू में। क्वेश्चन नंबर 488, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? हॉलीडे होमवर्क आर इसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग का वेकेशन। हॉलीडे होमवर्क इसेंशियल है स्टूडेंट को बिजी रखने के लिए ड्यूरिंग का वेकेशन, वेकेशन के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीप इन प्लेस ऑफ कीपिंग, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव यूज होता है, ना कि टू के बाद में जीरंड। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, हॉलीडे होमवर्क आर इसेंशियल टू कीप स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। क्वेश्चन नंबर 489, टाइप ऑफ नॉन फिक्शन बुक। एक टाइप है नॉन फिक्शन बुक का, प्रेजेंट द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज एन ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस वे, दे आर रिटन इन द थर्ड पर्सन, यूजली रिटन बाई समवन अदर देन द सब्जेक्ट। ये नॉन फिक्शन का टाइप है और पर्सन के जीवन पर ये लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी, बैलेंस वे में थर्ड पर्सन के द्वारा लिखी जाती है और यूजली रिटन बाई समवन, किसी और के द्वारा लिखी जाती है, अदर देन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अपेक्षा किसी विशेष व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। किसकी बात हो रही है? बायोग्राफी की, हेजियोग्राफी की या ऑटोबायोग्राफी की? ऑटोबायोग्राफी मैंने लास्ट सेशन में समझाया, जिसने भी ना देखा हो तो देख लीजिए, उसमें ऑटोबायोग्राफी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोग्राफी। एक्सप्लेनेशन देखिए, बायोग्राफी लेट इन द 17th century, जॉन ड्राइडन डिफाइंड बायोग्राफी नीटली एज द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर मैंस लाइफ। मतलब बायोग्राफी को जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया है द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ। तो ये डिफिनीशन है, याद कर लीजिए कि बायोग्राफी को द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैंस लाइफ के रूप में किसने डिफाइन किया? तो जॉन ड्राइडन ने डिफाइन किया है। द नेम नाउ connotes a relatively full account of the particular person's life, involving the attempt to set forth characters, temperament, milieu, as well as the subjects, activities and experiences। मतलब एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के जीवन पर ये लिखी जाती है, फुल अकाउंट होता है और इसमें इन्वॉल्व रहता है कैरेक्टर्स, टेम्परामेंट यानी स्वभाव, मिलियू मतलब परिवेश यानी सराउंडिंग, एज वेल एज और साथ ही साथ सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ और उनके अनुभव भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बायोग्राफी। बायोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखी जाती है, इम्पार्शियल रहता है, पक्षपात रहित रहता है,
थर्ड पर्सन बायोग्राफी आर रिटेन इन द थर्ड पर्सन के द्वारा लिखी जाती है। क्रिएट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द अनोदर ऑथर एंड द सब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन के द्वारा लिखी जाती है इसलिए क्रिएट हो जाता है एक दूरी, ऑथर और सब्जेक्ट के बीच में एक दूरी क्रिएट हो जाती है। कंप्रहेंसिव बायोग्राफी कवर द सब्जेक्ट्स लाइफ इन इट्स इंटायरली फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब बायोग्राफी जन्म से मृत्यु तक की पूरे जीवन चर्या को ये कवर करती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इम्पार्शियल है, थर्ड पर्सन के द्वारा लिखी जाती है और जन्म से मृत्यु तक ये पूरा जीवन चर्या को कवर करती है। रिसर्च बेस्ड है जिसमें इन्वॉल्व रहता है इंटरव्यू, लेटर्स, डायरीज, अदर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट शामिल रहता है, फॉर्मल टोन रहती है। बायोग्राफी मेमोयर्स के अलग है, मेमोयर्स अलग है, बायोग्राफी अलग है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करती है। इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज आर रिटन टू बी इंटरेस्टिंग एंड शो व्हाट द सब्जेक्ट वाज लाइक, हाउ दे एक्ट, हाउ अदर्स रिस्पॉन्ड। मतलब जो बायोग्राफी लिखी जाती है वो उसका इंटरेस्ट क्या है, अब वो शो करती है सब्जेक्ट वो लाइक, उसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पर कैसे काम कर रहा है और दूसरे लोग उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस पर बेस रहती है। फोटोज़, बायोग्राफी में फ़ोटो को भी इंक्लूड किया जाता है। व्हाट द सब्जेक्ट लुक लाइक अ डिफरेंट टाइम्स इन द देयर लाइफ, अपने जीवन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में वो सब्जेक्ट कैसे दिख रहा है ये भी इंक्लूड रहता है। कि फ़ोटोज़, इंटरेस्टिंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये सब इंक्लूड रहते हैं बायोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 490, फ्रॉम फ्रेंच मेमोयर, फ्रॉम लैटिन मेमोरिया मेमोरी रिमेम्बरेंस, इज एनी नॉन फिक्शन नरेटिव राइटिंग बेस्ड ऑन द ऑथर्स पर्सनल मेमोरीज। मतलब ये एक फ्रेंच फॉर्म है मेमोयर की। फ्रॉम लैटिन, लैटिन में इसको मेमोरिया मेमोरी रिमेम्बरेंस भी कहते हैं। नॉन फिक्शन वर्क है, बेस रहता है ऑथर्स की पर्सनल मेमोरीज पर। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेमोयर्स की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेमोयर। एक्सप्लेनेशन देखिए, मेमोयर हैज़ हिस्टोरिकली बीन डिफाइंड एज अ सब कैटेगरी ऑफ बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। जो मेमोयर है ये सब कैटेगरी है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी की। बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी टेल्स द स्टोरी ऑफ अ लाइफ। बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में लाइफ की स्टोरी को बताया जाता है, जबकि मेमोयर ऑफन टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर करियर इवेंट्स, टाइम सच एज टच स्टोन मोमेंट्स एंड टर्निंग पॉइंट्स इन द ऑथर्स लाइफ। बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में तो लाइफ की स्टोरी के बारे में बताया जाता है, जबकि मेमोयर्स में बताया जाता है पर्टिकुलर करियर्स के बारे में, कोई ऐसा इवेंट लाइफ में हो उसके बारे में, कोई टाइम सच एज टच स्टोन मोमेंट्स, कोई टच स्टोन मोमेंट्स आया लाइफ में उसको दर्शाया जाता है। टर्निंग पॉइंट्स इन द ऑथर्स लाइफ, ऑथर्स की लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट्स आया हो उसको इंक्लूड किया जाता है मेमोयर्स में। तो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी अलग है, मेमोयर्स अलग है। मेमोयर्स में इंक्लूड रहता है करियर इवेंट्स, कोई टच स्टोन मोमेंट्स आया या कोई ऑथर्स की लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट्स आया उसको इंक्लूड किया जाता है। A memoir is slightly different character from an autobiography. memoir डिफरेंट है ऑटोबायोग्राफी से, जबकि ऑटोबायोग्राफी टिपिकली फोकस ऑन द लाइफ एंड टाइम्स। ऑटोबायोग्राफी फोकस करती है लाइफ एंड टाइम्स पर, राइटर्स के लाइफ पर। memoir and a narrower, मतलब more intimate focus on the author's memories, feelings, emotions. Memoirs have often been written by politicians or military leaders as a way to record and publish an account of their public exploits. मतलब मेमोयर्स में जो लिखी जाती है, मेमोयर लिखी जाती है अक्सर पॉलिटिशियंस के द्वारा लिखी जाती है या मिलिट्री लीडर्स के द्वारा लिखी जाती है। उनके क्या रिकॉर्ड रहे हैं उसके बारे में लिखी जाती है और पब्लिश करवाई जाती है। मेमोयर्स में शामिल रहती है फीलिंग्स और इमोशंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोग्राफी और मेमोयर्स क्या रहता है। ऑटोबायोग्राफी को मैंने लास्ट सेशन में समझा दिया है, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 491,
अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक, ये एक ओड है 1697 में लिखी गई है। अलेक्जेंडर फीस्ट को ही द पावर ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। अब ये ओड लिखी किसके द्वारा गई है? जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, जॉन डन, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 491 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन ड्राइडन। अलेक्जेंडर फीस्ट, जिसको द पावर ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं, ये ओड है 1697 में लिखी गई है जॉन ड्राइडन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 492, द टेटला वॉज अ ब्रिटिश लिटरेरी एंड सोसाइटी जर्नल बिगन बाई, किसके द्वारा शुरू किया गया था ये टेटलर? द टेटला एक जर्नल का नाम है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, जोसेफ एडिसन के द्वारा, रिचर्ड स्टील के द्वारा या नन? क्वेश्चन नंबर 492 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड स्टील। टेटलर जो ये एक जर्नल है, रिचर्ड स्टील के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। ये देखिए, द टेटलर वॉज अ ब्रिटिश लिटरेरी सोसाइटी जर्नल बिगन बाई रिचर्ड स्टील इन 1709। 1709 में इससे शुरुआत की गई थी टेटलर मैगजीन की, जर्नल की। ये पब्लिश फॉर 2 ईयर्स, और 2 सालों तक ही ये पब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 493, हु सेड दैट अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज इसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलामिटी लीडिंग टू डेथ? किसने कहा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में, इसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलामिटी लीडिंग टू डेथ? सैमुअल जॉनसन, जॉन डन, मैथ्यू अर्नोल्ड, एसी ब्रैडली। क्वेश्चन नंबर 493 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसी ब्रैडली। क्वेश्चन नंबर 494, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? मिसेस वर्मा रिफ्यूज्ड द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। मिसेस वर्मा ने मना कर दिया आइसक्रीम की सेकंड सर्विंग लेने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। हेल्पिंग का मतलब होता है किसी खाने वाले पदार्थ का अंश। तो यहाँ पे मिसेस वर्मा ने रिफ्यूज, मना कर दिया आइसक्रीम की सेकंड सर्विंग को। क्वेश्चन नंबर 495, द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन, विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश्ड हुआ था? क्वेश्चन नंबर 495 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1623 में विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था, 1623 में। क्वेश्चन नंबर 496, एंटीथेसिस एपिग्राम आर ऑल कंसीडर्ड फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन। एंटीथेसिस है, एपिग्राम है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये किस पर बेस होती है? रिसेम्बलेंस पर, कंट्रास्ट पर, एसोसिएशन पर या नन पर? क्वेश्चन नंबर 496 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रास्ट पर। एंटीथेसिस एपिग्राम आर ऑल कंसीडर फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कंट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 497, दिस फ्रेज मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? राल्फ वाल्डो इमर्सन से, टी.एस. इलियट से, ऑस्कर वाइल्ड से, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से? क्वेश्चन नंबर 497 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिसन से ये लाइन ली गई है। टेनिसन ने कहा है मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस। टेनिसन की एक पोएम आई थी मिल्टन नाम से, इसी में इन्होंने ये फ्रेज दिया है, मिल्टन अ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस। क्वेश्चन नंबर 498, अ cheerful life is what the muses love, a soaring spirit is their prime delight। ये किसकी लाइन है? विलियम वर्ड्सवर्थ की, जॉन मिल्टन की, विलियम शेक्सपियर की या नन की? क्वेश्चन नंबर 498 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम आई थी, फ्रॉम द डार्क चैम्बर्स ऑफ डिजेक्शन फ्रीड। इसी में ये लाइन आई है, cheerful life is what the music love, a soaring spirit is their prime delight। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 499, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है, एपिग्राम है, मेटाफोर है, हाइपरबोली है या सिनेक्डकी है। मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। ये कोट कहाँ से ली गई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डकी, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। मुट्ठी भर चांदी के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिनेक्डकी है। क्वेश्चन नंबर 500, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प को एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है इंडिया से टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सपोर्टेड इन प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पैसिव एक्सट्रक्चर बन रहा है और इज आर एम के साथ अगर आपकी थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव एक्सट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर है। हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट निर्यात किया जाता है, किसी के द्वारा ही एक्सपोर्ट या निर्यात किया जाता है फ्रॉम इंडिया से टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्टेड इन प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट। तो हैंडीक्राफ्ट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। क्वेश्चन ऑफ द डे इज नोन एज द हार्बिंजर ऑफ नेचर। किसको जाना जाता है हार्बिंजर ऑफ नेचर के रूप में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।